नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज कहानी है इंसाफ। अनीता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसने अफसर की कुर्सी तक पहुंचाया है, एक अच्छे परिवार में शादी करवाकर जिसकी गृहस्थी बसाई है, वही भाई उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। उसने नया फ्लैट खरीदने के लिए 2 लाख रुपए देने से इनकार ही तो किया था। उसने तब उसको समझाया भी था कि हमारा यह पुश्तैनी मकान है, अच्छे इलाके में है, 2 परिवार आराम से रह सकें, इतनी जगह है इसमें। तब कमलेश ने बड़ी बहन के प्रति आदर भाव को तार तार करते हुए कह डाला, दीदी, माँ और बाबूजी के साथ ही इस पुराने मकान की रौनक भी चली गई है। अब यह प्लास्टर उखड़ा मकान हमें काटने को दौड़ता है। राधा तो यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मायके में वह शानदार मकान में रहती थी, कहती है कि इस खंडहर में रहना पड़ेगा। उसको यह शादी के पहले मालूम होता तो वह मुझसे शादी भी नहीं करती। वह सोते जागते नया फ्लैट खरीदने की रट लगाए रहती है। आखिर मैं उसके तगाजे को कब तक अनसुना करूं? अनीता ने बहुत समझाया था कि छोटी बहन कविता की शादी महीने 2 महीने में करनी है। अगर जमा पूंजी फ्लैट खरीदने में निकल गई तो उसकी शादी के लिए पैसा कहां से आएंगे? उसका तो अकाउंट भी खाली हो चुका है। कमलेश उस दिन बहुत उखड़ा हुआ था। आओ देखा न ताओ बोल पड़ा, यह आपकी चिंता है दीदी, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। कविता की शादी करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप कैसे निभाएंगी आप जाने। अनीता आश्चर्य से छोटे भाई का मुंह देखने लगी। कमलेश इस तरह की बातें कहेगा, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था। वह फिर भी विफर उठी थी। तुम कविता के बड़े भाई हो, इस परिवार के एकमात्र पुरुष, इस तरह अपनी जिम्मेदारी से पिंड कैसे छुड़ा सकते हो तुम? देखो दीदी, अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। सच बात यह है कि जिम्मेदारी जिसको सौंपी जाती है वही उसको निभाने के लिए पाबंद होता है। आप परिवार में सबसे बड़ी हैं। कमलेश ने आज अपने मन की सारी भड़ास निकालने का फैसला ही कर लिया था। बोला, बाबूजी ने अंतिम समय हम लोगों की सार संभाल की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी और आपने तब भी उनसे वादा किया था कि आप अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगी। यह कहकर तो कमलेश ने अनीता के मुंह पर ताला ही लगा दिया था। कुछ कहने समझाने की उसने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। वह चुपचाप ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ गई। उसका दिमाग पुरानी स्मृतियों के झंझावातों से भर उठा। बीती घटनाएं फिल्म के दृश्यों की तरह एक के बाद एक उसके दिमाग पर उभरने लगी थी। जब थोड़ी सी बीमारी के बाद माँ की मृत्यु हुई, वह एमए फाइनल में थी। वह मेरिट में आने का मंसूबा बांधे बैठी थी। परिवार की सबसे बड़ी संतान और लड़की होने से घर की देखभाल का जिम्मा न जाने कब उसके कमजोर कंधों पर आ पड़ा। वह समझ ही नहीं पाई। घर की गाड़ी के पहिए उसको धुरी मानकर घूमने लगे। मेरी समझदार बेटी अनीता सब संभाल लेंगी, बाहर भीतर सब तरह, यह घोषणा करके पिताजी ने तो घर की सारी जिम्मेदारियों से खुद को जैसे बरी कर लिया था। अनीता 3 भाई बहन हैं। अनीता से छोटा कमलेश है और कमलेश से छोटी कविता। कमलेश को पढ़ने, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने और बाकी समय में क्रिकेट खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। कविता तो परिवार की लाडली होने का पूरा फायदा उठाती रही। कभी मूड होता तो घर के काम में अनीता का हाथ बंटवाती, वरना सहेलियों और कॉलेज की पढ़ाई में ही अपने को व्यस्त रखती। अनीता जानती थी कि कविता को आखिर एक दिन पराए घर जाना है।
घर के रोजमर्रा के काम में भी वह रुचि ले। ऐसी कोशिश अनीता करती रहती थी, पर कविता यह कहकर उस पर पानी फेर देती थी कि अभी तो मुझे अपने राज में आजाद पंछी की तरह जिंदगी जी लेने दो। जब ससुराल पहुंचूंगी तो सब सीख लूंगी। समय अपने आप सब सिखा देता है। आप आज घर को जिस कुशलता से संभाल रही हैं, वह भी तो समय की जरूरत नहीं आपको सिखाया है दीदी। अनीता ने इसके बाद तो किसी से शिकवा शिकायत करना ही छोड़ दिया था। प्रथम श्रेणी में एमए करने के बाद वह समाजशास्त्र से पीएचडी करना चाहती थी, पर सोचा हुआ सब कहाँ हो पाता है। पिताजी ने घर की जिम्मेदारियों को वास्ता देकर एमए करने के बाद उसको घर बैठा लिया था। बेचारी मन महसूस कर रह गई थी। एक दिन भयानक हादसा हुआ। दौरे से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता इन तीनों भाई बहनों को अनाथ करके संसार से विदा हो गए। अनीता पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उस समय उसकी उम्र मात्र 24 वर्ष की थी। पिता के दफ्तर वालों ने बड़ी मदद की। उसको पिता के दफ्तर में ही क्लर्क की नौकरी दे दी। जैसे तैसे परिवार की गाड़ी चलने लगी। कई बार पैसे की तंगी उसका रास्ता रोककर खड़ी हुई, पर अनीता ने कमलेश और कविता को यह एहसास नहीं होने दिया कि वे अनाथ हैं। उनकी पढ़ाई चलती रही। कमलेश पढ़ने में होशियार था। उसने प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा पास की और कंपटीशन की तैयारी किया और खंड विकास अधिकारी के पद पर नौकरी पाने में सफल रहा। एक दिन अनीता के मन में आया कि अब कमलेश की शादी कर दे। बहू के आने पर घर के काम में दिन रात खटने से उसको भी कुछ राहत मिल जाएगी। उसने लड़की तलाशनी शुरू की। छोटे मामा जी की मदद से कमलेश की शादी बड़े अफसर की बेटी राधा के साथ हो गई। अनीता ने राधा को लेकर जो आशाएं मन में पाल रखी थी, वे कुछ महीने बीतते बीतते मिट्टी में मिल गईं। बड़े बाप की बेटी ने ससुराल में ऐसे रंग दिखाए कि अनीता को घर के काम में उसकी तरफ से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद छोड़नी पड़ी। अनीता को हालांकि सकारात्मक उत्तर की जरा से भी आस नहीं थी, फिर भी हिम्मत बटोरकर एक दिन उसने राधा से कह डाला, राधा, मुझे भी 10 बजे दफ्तर जाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि रोटियां तुम सेक लिया करो। किचन का बाकी काम तो मैं निपटा ही लूंगी। तुमसे इतनी मदद मिलने पर दफ्तर जाने के लिए मैं अपनी तैयारी भी सहूलियत से कर सकूंगी। नहीं दीदी, राधा ने रूखा सा जवाब दिया, यह मुझसे नहीं होगा। मैं तो सोकर ही सुबह 9 बजे उठती हूँ। कमलेश के भी बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। रोज रोटियां सेकने का जिम्मा मैं नहीं ले सकती। वैसे भी किचन के गोरख धंधे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे यहाँ तो नौकर ही यह सब करते थे। मुझे तो आप बख्श दीजिए। इसके बाद तो अनीता ने घर के कामकाज को लेकर चुप्पी ही साध ली। खुद ही गृहस्थी की गाड़ी को एक मशीन की तरह ढोती चली गई। परिवार के बाकी सदस्य तो सब देखकर भी अनजान बन बैठे। इस बीच मौसा जी एक बात को लेकर घर में भूचाल ही आ गया और कई दिन उसका कंपन थमा ही नहीं। उस दिन मौसा जी ने सहज भाव से इतना ही तो कहा था। नंदिता ने उन्होंने ससुर से अनीता के लिए करने की बात का देखा है। ससुर बोले, लड़का क्लास 2 ऑफिसर है, तुम्हारे बेटों की परिवार भी खानदानी है। तुम घर पर विचारों के लोग साधना में अपना दहेज की मांग भी नहीं है। पूजा पाठ करो। अनीता वहाँ बहुत सुखी रहेगी। जन्म में वैधव्य का दुख न भोगना पड़े। सुनकर एक मिनट के लिए उनकी अंधविश्वास भरी बातें सुनकर हैरान और राधा एक दूसरे का मुंह ताकने थोड़ा ढंग से तैयार हो जाती। चेहरे पर हैरानी और परेशानी की नजरें गहरी रेखाएं खींचती चली गई। नंदिता कभी कभी लेकर बैठे हैं आप भी मौसा जी। इससे अच्छा कमलेश ने सब पहला जमाना था। अपनी बात रख। जब पति के साथ ही दीदी तो सती हो जाती सब कुछ है।
कम से कम तो रोज तिल तिल कर मारना तो नहीं पड़ता था। बाबूजी उन्हीं को तो नवीन की सारी जिम्मेदारी सौंप के गए हो गए थे। अभी नवीन की शादी होनी है और रोशन भी आया हुआ था। अभी ठीक से सेटल नहीं हो पाए। नंदिता को देखते ही बोला, दुनियादारी की तुम लोगों को समझ क्या बना लिया है। दीदी दूसरे घर चली गई, तुम्हारी नहीं। इस घर का क्या होगा। नंदिता पप्पा हम तो कहीं के नहीं रहेंगे और बोली, मौसा जी हक्के मैं ही मर जाती। राधा के शब्दों ने तो उन्हें मेरे कपड़े पहनने हंसने बोलने में आकर बोली पाबंदी है। दीदी यूं ही सब संभालती रहेंगी। खुद देखते ही विश्वास करने लगते हैं। मैं कमलेश के साथ शादी करने के लिए राजी इजाजत नहीं है। वह हमें कोई काम नहीं है। बीच में छोड़ बड़े हो गए, घर से नहीं जाएंगे। बताओ मैं क्या करूं। आप साफ साफ सुन लीजिए मौसा जी, व्रत में मेरी श्रद्धा नहीं है। अनीता को लगा मुझे एक सामान्य औरत की तरह एक जीने का मन है। उसके शरीर में मुझे देवी नहीं बनना है और वह चीख नहीं पा रही है। कहा, नंदिता मुझसे शादी करोगी। बुजुर्ग मौसा दिल के नंदिता एकदम से हक्की बक्की रह गई। एक लंबी जिंदगी देखी है उन्होंने। क्या कह रहे हो तुम। समझ गए मेरे दो माटी जवान बेटे हैं पर कोई रंग नहीं चढ़ता। हाँ, दो बेटे हैं जिन्हें कभी भी तुरंत घर से तुम्हारी जरूरत नहीं थी। वह जानते थे बताना जिनकी अगर जवाब न भी मर जाती है तुम्हारा तो मन बनकर हमेशा खड़ा रहूंगा। कोई कीमत नहीं रहती। रोशन के जाने के बाद नंदिता बहुत दिनों तक नसीहतें देना सोच विचार करती रही। घरौदा बनाने जैसा उसके अंदर डर उसे भयभीत करता रहता। वहाँ ज्यादा देर बैठी नहीं रह सकती। कुछ दिनों बाद उस रोशन के परिवार में शादी की जिंदगी तो सब लोग अच्छे से तैयार से ही चलती रही। मगर नंदिता जैसे ही तैयार होकर बाहर आई तो ब्रेकर खड़े हो गए थे। यह पीली रंग की साड़ी के बजाय अनीता को कोई लाइट कलर पहन लो। लोग क्या सोचेंगे लगी। तुम्हें जरा भी कविता के साथ जाने का दुख नहीं है करती थी। जैसे ही नंदिता जाने लगी साथ बड़े बेटे सूर्या की आवाज आई। सिकुड़ता चला गया था। यह लिपस्टिक भी हल्की कर लीजिए। अपने कमरे में कैदी सी पड़ी रहने लगी तो अच्छा नहीं लगता। कोई कुछ पूछता तो नंदिता अंदर जाकर फूट फूट कर चुप हो जाती थी। और जब बाहर निकली तो जब वह एक सफेद साड़ी में लिपटी से पूछने लगती कि ससुर जी गुस्से में परिश्रम और यह जानबूझकर नाटक क्यों कर रही हो। नंदिता मिलना चाहिए ताकि सबको लगे कमलेश और राधा पर जुल्म कर रहे हैं। से जूझते हुए भी आखिरकार नंदिता उस शादी में गई ही नहीं। अपनी जिम्मेदारी के बारे में देर बराबर सचेत रोशन से बात करती रही। वह चुपचाप उसके लिए अगले दिन सबके सामने लगी रही। नंदिता ने रोशन से विवाह करने का फैसला सुना दिया। प्राइवेट कंपनी में दोनों बेटे सख्ते में आ गए थे। अच्छी तनख्वाह थी। सास रोते हुए देखने में भी ठीक ही। तेरा चक्कर तो परिवार से पढ़ा लिखा शायद बहुत पहले से ही चल रहा था। नंदिता उम्र में 5 साल का अंतर। तुम मेरे बीमार की नजर देखभाल नहीं करती थी। नहीं था। ससुर जी बोले, लड़के और लड़की की उम्र औरत यह तुम्हारे बेटों की शादी की उम्र है ना कि तुम्हारी। जरा अपने उम्र का लिहाज तो करो। एक दिन रविवार को अनीता ने मर्द के बिना नहीं रहा जा रहा। अपने घर चाय पर बुला लिया। गुस्से में बोला, उद्देश्य अगर आपने रोशन से शादी किया तो ठीक से देख ले, से हम रिश्ता तोड़ लेंगे। जो भी पूछताछ करनी हो। नंदिता के माता पिता भी उसके फैसले से खुश नहीं। मनीष के माता पिता नंदिता की भाभी बोली उसको स्वयं ही तय करनी है। अमन और सूर्या के बारे में तो सोचो। मामा जी को भी कुछ वर्षों अपने साथ ले लेके पोते पोती कमलेश और राधा हो जाए। इस बात की भनक लग चुकी थी। में बैठने की तैयारी कर रही ने इस काम में उनकी अगर भूमिका तय नहीं की तो ठीक था। इसलिए दोनों चुप थे। दो जवान बेटे हैं। मनीष वक्त का पाबंद किसी के सहारे की आवश्यकता है। ठीक 5:30 बजते नंदिता को समझ नहीं आ रहा था कि एक सलोना कैसे किसी को समझे साथ था। जिंदगी का मतलब बस रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं होता। अनीता ने शुरुआत की। सबके विरोध के बावजूद पिछले कुछ दिनों से और रोशन मेरे दफ्तर में विवाह आ जा रहे हैं। कोई काम पुराने रिश्तों से रीति होकर नंदिता रोशन का हाथ कोई काम नहीं अटका। उसके घर में आया होऊंगा। उसकी आंखें गीली थी। आप सरीखा समझदार नंदिता रोशन से बोली, किसी सरकारी दफ्तर में यूं ही मुझे मेरे बेटों ने अपनी जिंदगी से नहीं कर दिया है। समझ आने हुए बात आपके गले उतर जाएगी। देर सवेर आप बिल्कुल चिंता न करें, तुम्हारा पहलू समझ जाएंगे। इतना ही बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। किसी की तो पहल करनी होती है। जांच किया कि लड़का सचमुच तेज है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी भरमाया नहीं जा सकता, हमें जरूर बताएं। सो बिना और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं काम की बात चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का शादी ब्याह के मामले में आगे बढ़ने के लिए पहली और सबसे जरूरी औपचारिकता है कि लड़का लड़की के बीच सीधा संवाद। मैं चाहती हूँ कि
आप कमरे में जाकर कविता से बात करें, जो पूछना हो पूछ लें और जो बताना हो वह बताएं। मैं भला क्यों करूं यह सब पूछताछ कविता से? मनीष ने शरारती लहजे में कहा। आपको कविता को अपने लिए चुनना है ना, इसलिए कविता से पूछताछ आप नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? अनीता सोच में पड़ गई। सच बात तो यह थी कि मनीष की पहेली को वह समझ ही नहीं पा रही थी। आपसे यह किसने कह दिया कि कविता को मुझे आपके लिए चुनना है? मनीष जी, आपको आज यह क्या हो गया है? कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बात तो एकदम सीधी सीधी है अनीता जी। सीधी किस तरह है? मैंने कविता के बारे में ही तो आज आपको यहाँ बुलाया है। आप यह बेकार का कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं? कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपसे बात करने आया हूँ। मतलब यही कि मुझे तो जिंदगी में एक का चुनाव करना था, सो मैंने कर लिया है। किसका? अनीता जी का, कविता जी की बड़ी बहन। अनीता को लगा जैसे वह आसमान से गिर पड़ी है। एक बार तो उसे महसूस हुआ कि मनीष उसके साथ ठिठोली कर रहा है, पर उसके हाव भाव से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। वह बोली, यह क्या गजब कर रहे हैं आप? मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपनी लाडली बहन के सौभाग्य का सिंदूर झपट कर अपनी मांग में सजा लूं। कविता मेरी छोटी बहन ही नहीं, मेरी प्यारी बेटी भी है। माँ के देहांत के बाद मैंने प्यार दुलार देकर उसे बड़े जतन से पाला है। मैं उसके साथ ऐसा अनर्थ तो सपने में भी नहीं कर सकती। अनीता की आंखों में आंसू छलछला आए। सारा वातावरण संजीदगी से भर गया। मनीष ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, अनीता जी, आप सच मानिए, पिछले 1 महीने से मैं आपके बारे में ही सारी जानकारी इकट्ठी करने में लगा था। उसी की खातिर आपके दफ्तर ही आया जाया करता था। आपके साथ घोर अन्याय हुआ है, फिर चाहे वह हालात ने किया हो या आपके पिता ने या फिर आपके भाई ने। आपने अपने परिवार के लिए जो तपस्या की है उसके एवज में तो आपको वरदान मिलना चाहिए था, पर सब जानते हैं कि अब तक अभिशाप ही आपके पल्ले पड़ा है। क्या अपनी गृहस्थी बसाने का आपका कोई सपना नहीं है? सच सच बताइए। अनीता ने संयत होते हुए कहा, वह सब तो ठीक है, पर कविता के सौभाग्य को अपने सपने पर कुर्बान करने के लिए मैं तो न तो कल तैयार थी और न आज तैयार हूँ। उसे मैं जिंदगी भर कुछ न कुछ देती ही रहना चाहती हूँ। उसके अधिकार की कोई वस्तु छीनना मुझे कतई गवारा नहीं है। यह मुझसे कभी नहीं होगा। आप जा सकते हैं। आपका प्रस्ताव मुझे कतई मंजूर नहीं है। आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर हो या ना हो, पर हम तो इस घर से जल्दी ही दुल्हनिया लेकर जाएंगे। मनीष ने वातावरण को हल्का बनाने की गरज से कहा, मेरे जीते जी तो यह कभी नहीं होगा। जरूर होगा। इस घर से एक दिन 2 दूल्हे 2 दुल्हनियां लेकर ही विदा होंगे। अनीता जैसे सोते से जाग उठी। पूछा, और वह दूसरा लड़का? यह रहा साथ में बैठे सलोने युवक की ओर इशारा करते हुए मनीष ने जवाब दिया। और इन दोनों को किसी कमरे में जाकर आपस में पूछ परख करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉलेज के सहपाठी हैं, एक दूसरे को खूब जानते हैं, साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके हैं बहुत पहले। पर ये है कौन? परिचय तो दीजिए इनका। अचानक कविता ड्राइंग रूम में आई। वह पास के कमरे में अनीता और मनीष की बातें कान लगाए सुन रही थी। मैं देती हूँ इनका परिचय, कविता बोली। दीदी, इनका नाम आकाश है और यह मनीष जी के चचेरे भाई हैं। डिग्री कॉलेज में 3 साल हम क्लासमेट रहे हैं। मेलजोल अब भी है।
दोनों के साथ साथ जीवन का सफर तय करने का फैसला बहुत पहले कर लिया था। लेकिन पगली, इस बारे में मुझे तो बताती, मैं तेरी दुश्मन थोड़ी ही हूँ। अनीता ने कविता को अपने पास सोफे पर बिठाते हुए कहा। आप वैसे भी इन दिनों काफी परेशान रहती हैं दीदी। मैं आकाश और अपने बारे में आपको बताकर आपकी परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैंने आपसे यह बात छिपाने की गलती की है, मुझे माफ कर दो दीदी। इसमें माफी जैसी कोई बात नहीं है मेरी प्यारी बहना। तूने जो भी किया अपनी समझ से अच्छा ही किया है। आकाश जी, इस बारे में आपको कुछ कहना है या फिर फैसला सुना दिया जाए? मुझे कुछ नहीं कहना, जो कहना था वह कविता कह चुकी है। अनीता जी, आप तो बस फैसला सुना दीजिए, आकाश बोला। मनीष जी ने ठीक ही कहा है, इस घर से जल्दी ही 2 दूल्हे 2 दुल्हनियां लेकर विदा होंगे। इतना कहकर अनीता ने कविता को गले से लगा लिया। आज बरसों बाद अनीता की सूखी आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए। उसे लगा आज पहली बार कुदरत ने उसके साथ इंसाफ किया है। इस तरह अचानक मिले इंसाफ से कितनी खुशी होती है, इसका एहसास भी उसे पहली बार हुआ था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और इस कहानी से संबंधित एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।